कार टॉक विद फतेहपुरिया के आज के हमारे मेहमान हैं आदित्य पांडे जी, जो एक्स जहानाबाद एमएलए भी रह चुके हैं। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फाइन। सर आप 2007 से 12 के बीच में एमएलए रहे हैं। Yes. उस समय आपकी सरकार भी थी। हाँ जी। तो आपने क्या बदलाव किए अपने क्षेत्र में? सबसे बड़ा बदलाव तो सामाजिक रूप से किया कि एक जात विशेष का वहाँ पर पूरा प्रभुत्व था। कुछ आतंकवादी राजनीतिक भी थे जिन्होंने दबा रखा था जनता को। तो बीएसपी से विधायक होने के नाते तमाम गरीबों मजलूमों को हौसला बढ़ा के साथ देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। सर आपको कुछ फायदे भी मिले क्योंकि दूसरा काम विकास का कराया। एक दो नहीं, एक सीएचसी अमौली बनवाई, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने खुद के गांव में बनवाया, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाफरगंज में बनवाया, तपसौरा पंप कैनाल के लिए अलग से पूरी लाइन डलवाई, जहानाबाद से फतेहपुर के लिए डबल लोड करवाया और प्लांट से बनवाया पहली बार चौड़ीकरण कराया। और जाने कितने ट्यूबवेल रिबोर कराए, हैंडपंप की तो कोई गिनती ही नहीं है। और लगभग 200 के आसपास जूनियर और प्राथमिक विद्यालय वहाँ बनवाए जो जमुना और नदी के पट्टी में थे, जहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। ये मूलभूत काम है। कामों का तो आज भी यह क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से वर्णन करती है और उसकी तारीफ होती है। तो सर ऐसा कुछ फायदे भी आपको मिले होंगे क्योंकि पार्टी भी थी, मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी। सबसे बड़ा फायदा तो ये मिला कि 2012 के बाद मैं जब भी 3 चुनाव लड़ा, लगभग 3 चुनाव लड़ा हूँ, तो मुझे देख लीजिए रिकॉर्ड 25,000 से लेके और 40,000 के बीच में हमेशा वोट मिला। लगभग 25,000 वोटर की हैसियत हमारी आज भी जनता के बीच में है, जो सिर्फ आदित्य पांडे को जानते हैं पार्टी से अलग हट करके। ये सबसे बड़ा फायदा हमारा हुआ। और एक पब्लिक के बीच में एक चर्चा रहती है, आप भी पता करिएगा, आप भी सुनते होंगे फतेहपुर तक अगर बिंदकी तहसील के लोग आते हैं तो कहते हैं विधायक आदित्य पांडे जैसा होना चाहिए। जी, ऐसी चर्चाएं तो हमेशा सुनने को मिलती हैं क्योंकि आप पहले कोई विधायक थे, अब आप हुए 2007 से 12 के बीच में आप हुए, उसके पहले कोई विधायक थे। आपने वहाँ मतलब जो एक जाति चलती थी उसको खत्म कराने पे ज्यादा वो किया जी। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमने कहा कि अगर बैकवर्ड को 27% रिजर्वेशन मिलना है, जिला पंचायत में के भी चुनाव में मिलना है, ब्लॉक में भी मिलना है, प्रधान में भी मिलना है, तो किसी एक जात विशेष के आदमी को या 2 जात विशेष के लोगों को फायदा नहीं होना चाहिए। अति पिछड़े समाज के, जिसमें निषाद आते हैं, पाल समाज के लोग आते हैं, कुशवाहा समाज के लोग आते हैं, विश्वकर्मा समाज के, साहू समाज के लोग आते हैं, नाई और माली समाज के लोग आते हैं, उनको भी हम ऊपर लाएं और ऊपर लगा कर उनको भी राजनीति में हिस्सेदारी दें। राजनीति माध्यम है सम्मान का और प्रसिद्धि का, ये कोई लाभ का नहीं है। लेकिन उस पर कुछ तो हम कामयाब रहे 5 साल तक, लेकिन धीरे धीरे फिर से वही व्यवस्था आज है कि हमारे यहाँ एक जात विशेष का कब्जा है, चाहे गांव में हो, चाहे इलाकों में हो और चाहे विधानसभाओं में हो। 12 के चुनाव के बाद आपने दोबारा क्यों नहीं लड़ा? लड़ा तो क्या ऐसा वो हुआ? 12 के चुनाव के बाद 12 का इलेक्शन भी मैंने लड़ा, मैंने 17 का भी लड़ा। नहीं तो जब पब्लिक इतना प्यार कर रही थी आपको, तो 12 के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि? नहीं, 12 के चुनाव में बीएसपी ने हमें टिकट नहीं दिया और मैं निर्दलीय के तौर पर लड़ा। मुझे 28,700 वोट मिला था और जो बीएसपी के कैंडिडेट थे वो भी ब्राह्मण समाज से थे, उनको 40,000 मिला था। समाजवादी के प्रत्याशी जीते थे क्योंकि वहाँ भाजपा के मनोज शुक्ला जी जाके लड़े थे, उनको 4200 वोट मिला था। और कांग्रेस से एक वंदना शुक्ला लड़ी थी, उनको 11,000 वोट मिला था। तो आपने तो 12 के बाद भाजपा भी ज्वाइन करी 14 में। हाँ जी। तो उस पे क्या था, कौन ज्वाइन कराया, कैसा था? भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम ब्राह्मण हैं जात से और सनातन हमारे खून में है, तो भगवान श्री राम, भगवान परशुराम
और सनातन ये हमारे अंदर समाहित है, लेकिन कभी कभी जनता के हित में या परिस्थितियों बस इससे हमको अलग थलग भी होना पड़ा। आज फिर से हम उसी सनातनी व्यवस्था में हैं और वही प्रेरणा थी हमारी। कोई किसी ने मुझको इसके लिए प्रेरित नहीं किया। हमारे समाज के लोग, हमारे जुड़े लोग, उन सब ने हमसे कहा कि भाई आज भगवान राम का मसला है, इसलिए इसमें चलना है, हम चले आए। तो उसके बाद फिर आपने भाजपा क्यों छोड़ी? नहीं, भाजपा हमने छोड़ी नहीं थी। भाजपा हमने छोड़ी नहीं थी। जब किसी के विरोध की वजह से हमारा दिल्ली में टिकट कट गया तो यहाँ लौट के आए। यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा, उसमें भाजपाई भी थे और हमारे समर्थक भी थे। उन्होंने कहा नहीं, लड़ना चाहिए, क्योंकि किसी ब्राह्मण समाज के आदमी को टिकट नहीं दिया गया था। तो फिर हम उसमें लड़ गए। ये मेरी गलती थी और उसी की वजह से राजनीति में पीछे हो गए। तो सर, ऐसा सुनने में आता है कि केशव प्रसाद का फोन आया दिनेश वाजपेयी के पास। जी। दिनेश वाजपेयी ने लेटर पे लिख के दिया आपको कि भाजपा से निष्कासित किया जाता है? मुझको नहीं दिया जी। मुझको मीडिया ने बताया। अच्छा, आपको पार्टी ने नहीं बताया कि आपको भाजपा? मुझे मीडिया वालों ने फोन किया कि आपका निष्कासन हो गया, मुझे नहीं मालूम था। तो फिर मैंने जो पार्टी के शीर्षस्थ लोग थे संगठन के, उनको मैंने बताया भाई वजह क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे भी जानकारी नहीं है। फिर वो बाद में मालूम चला कि रात में 9-10 बजे फिर निष्कासन वापस हो गया। अच्छा, तो और मंत्री जी से क्या कुछ खटपट हुई थी आपकी? कौन मंत्री जी? केंद्रीय मंत्री जी साध्वी जी। नहीं, कुछ खटपट नहीं थी। तो थोड़ा सा भ्रम लोगों ने फैलाया था और वो भ्रम इसलिए बहुत दिन तक बना रहा कि बातचीत नहीं हो पाई। बातचीत होती तो कुछ भ्रम न फैलते। बातचीत अगर होती रहती, कहते नहीं कि कभी संवाद नहीं खत्म करना चाहिए, और संवाद खत्म हो गया किन्हीं परिस्थितियों में हमारे और दीदी के बीच में। तो उसी वजह से भ्रम फैलाया गया और हमारा भी नुकसान काफ़ी हुआ। और आज वो सब भ्रम दूर है और बहुत अच्छे से वो 17 का चुनाव आपने हैंडपंप से लड़ा। जी हाँ। उसके बारे में कुछ? नहीं, कुछ नहीं। वो जब दिल्ली में थे और मालूम चला कि अपना दल को दे दी गई सीट, आपको नहीं हो पाएगा, तो फिर उसी समय चौधरी अजीत सिंह जी से हमारे पुराने परिचय थे। तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया, अपने मोरौली फार्म हाउस में बुलाया और बोले विधायक जी आप खुद भी लड़िए और ये ले लीजिए 4-5 और हमसे सिंबल और हम लोगों को लड़ा लीजिए। तो चूंकि हमारे लोगों को कहना था कि नहीं लड़ना है, राजनीति जिंदा रखनी है और किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला है 17 में किसी भी दल से, इसलिए लड़ना जरूरी है। तो फिर हम लड़े। जी सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप वरिष्ठ नेता भी रहे, फतेहपुर के जाने मानी हस्ती भी है, तो आपसे ये प्रश्न है कि आप राजनीति को कैसा बदलते देख रहे हैं? आपने कई समय बिताया राजनीति में। क्या राजनीति जैसा समाज बदल रहा है उससे राजनीति बदल रही है, क्योंकि समाज से ही राजनीति है। और अब जब से मोदी जी का, योगी जी का युग आया है, तो अब व्यक्ति पर कम पार्टी पर राजनीति ज़्यादा हो रही है। और जो पार्टियां सिंबल दे देती हैं, उनका संगठन साथ देता है, वही आदमी प्रतिनिधि चुन करके आ जाता है, भले उसमें काबिलियत ना हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले 2012 के पहले कैंडिडेट पर भी निगाह जनता डालती थी। थोड़ा सा परिवर्तन मुझे दिख रहा है। अब सिंबल पे चुनाव हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ। कि जैसे 14 में सिंबल में पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले सिंबल प्लस कैंडिडेचर दिखते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा प्रभाव मोदी जी, योगी जी का है समाज पर और हिंदुत्व का है, सनातन का है, कि आदमी कहता है कि कैंडिडेट अच्छा नहीं, लेकिन चलिए फिर भी इसको वोट देते हैं, क्योंकि हमको सनातन को जिंदा रखना है। जी सर, ऐसा क्या हुआ जिससे भाजपा गठबंधन प्रत्याशी आपके विधानसभा छोड़ के दूसरे विधानसभा चुनाव लड़े? कहा जाता है कि आपने
मतलब आपके उसमें इतना ज्यादा वर्चस्व था। था, जिस वजह से वो उनको लगा कि नहीं जीत पाएंगे तो कहीं और से ही प्रयास करें। वो उनके कर्म थे, और अगर वो लड़े होते तो मैं जीत जाता बीएसपी से भी। जी सर, मेरा एक और प्रश्न है। आप फतेहपुर की राजनीति देखते आ रहे हैं, जिला के अंदर जो अभी पहले भी विधायक रहे वो बाहर के आके बन रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? हमने कहा ना कि इधर 2012 के बाद ये परिवर्तन हुआ है कि फतेहपुर की जनता मोदी जी और योगी जी को वोट देती है, अखिलेश जी को वोट देती है। वो अब कैंडिडेचर पर नहीं जा रही, वो पार्टी पर वोट दे रही, सिंबल पर वोट दे रही है। जी सर, आपका एक प्रश्न और है मेरा। सर, आप ये बताना चाहेंगे कि विपक्ष को आप किस नजरिए से देखते हैं? कहाँ पर? मतलब कि कोई भी राजनीतिक तौर पे, हाँ, फतेहपुर में या फतेहपुर में, सेंट्रल में? सेंट्रल में, प्रदेश में, कहीं भी आप किस तौर पे देखते हैं? क्या लगता है कि मजबूत है कि खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है। देखिए, विपक्ष का तो लोकतंत्र में रहना जरूरी भी है, और विपक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष है। जहाँ 10 लोग खड़े होंगे तो अगर नहीं भी कोई पार्टी है तो विपक्ष पैदा हो जाएगा वहाँ। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो लोकतंत्र में विपक्ष तो हमेशा रहेगा। कभी अच्छा काम करती है पार्टी तो विपक्ष कमजोर हो जाता है, और कभी अगर रूलिंग पार्टी की कुछ गड़बड़ियाँ आ गई तो फिर विपक्ष जो है ताकतवर हो जाता है। सर, अमौली से आपके मिसेज ममता पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख रही, उसके बारे में मौली पे ऐसा क्या बदलाव किया उन्होंने? बहुत बदलाव किया गया। अमौली, पहले तो अमौली ब्लॉक की ही पोजीशन हमने अच्छी कर दी, जो कि खंडहर था। सोलर प्लांट लगवाया, बहुत अच्छा वहाँ टाइल्स से फर्शें सब ठीक की गई, फर्नीचर खरीदा गया, ब्लॉक की व्यवस्था ठीक की गई, और पूरी पारदर्शिता के साथ सभी बीडीसी सदस्यों को साथ ले करके और 5 साल बहुत अच्छे तरीके से हमने ब्लॉक को चलाया, ममता पांडे जी ने चलाया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2012 में जो समाजवादी की सरकार आ गई जी, तो जहां पर बीएसपी के समय जीते हुए ब्लॉक प्रमुख थे उनके प्रति विश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटाए जाने का काम किया गया। लेकिन हमारे यहाँ कोशिश तो की, लेकिन सब बीडीसी सदस्य हमारे साथ थे, कुछ नहीं कर पाए। उस समय सत्ता राकेश चांद जी सांसद से समाजवादी पार्टी के, उस समय कासिम हसन जैसे क्रिमिनल स्वभाव के मुस्लिम विधायक थे समाजवादी पार्टी से, मदन गोपाल वर्मा समाजवादी पार्टी से थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी ब्लॉक प्रमुखी को हिला पाने में समर्थ नहीं हो पाए। वो बहुत प्रयास किया उन्होंने, एक काम था और सबको साथ जोड़ के चलने का काम था। सभी बीडीसी आज की तरह नहीं है कि बीडीसी सदस्य वोट देने के बाद ब्लॉक परिसर में नहीं घुस पाते, और पता नहीं कितना धन आया और कहाँ चला गया। अगर क्षेत्र पंचायत है तो क्षेत्र पंचायत के सदस्य को तो मालूम होना चाहिए, उसको मीटिंग में बुलाया जाना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन उस पर ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गठबंधन से संबंधित है। वो लोग भी अपना लोग देख रहे हैं, समाज देख रहा है, जैसा ठीक है। सर, आपने अभी कहा कि समाजवादी क्रिमिनल माइंडेड लोगों को लाती है। ज्यादातर क्रिमिनल माइंडेड लोग ही समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ, उनको वहाँ आश्रय और प्रश्रय मिलता है। हम क्यों नहीं गए समाजवादी पार्टी में कभी? व्हाइट कलर आदमी है इसलिए। कांग्रेस से बीएसपी में गए, बीएसपी से लोकदल में चले गए, लोकदल से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर बीएसपी में चले गए, और फिर से आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों नहीं गए समाजवादी? अपराधियों का संगठन है, वहाँ किसी सम्मानित और स्वाभिमानी आदमी को जगह मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा है। इसीलिए मैं कभी समाजवादी की तरफ उन्मुख नहीं हूँ। जी सर, मेरा एक प्रश्न और है। आपने कभी छात्र संघ चुनाव में सक्रिय रहे या? मैं छात्र राजनीति से ही आया हूँ। जी जी। और सन 85 में जो कानपुर यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्र का संघर्ष हुआ था, मैं उसमें मैं भी जेल में बंद रहा। जी। और उसमें 36 लोग थे
उसमें मैं भी था और मैंने लीड किया था और बराबर सक्रिय राजनीति में रहा मैं सन 88 तक। सर क्या विवाद हुआ था वो पुलिस और स्टूडेंट्स का? कुछ नहीं, कुछ छात्र संगठन की मांगें थी और उन मांगों को मैनेजमेंट ना मान करके पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आकर के कुछ को पीटने लगती है, बस संघर्ष शुरू हो जाता है, इधर से पथराव उधर से लाठी। जी सर, अभी आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ आपके कानपुर वाले घर पे। जी हाँ, उसके बारे में अब वो पुलिस जांच कर रही है। कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस सक्षम है और उसकी जांच चल रही है, FIR हो गई है और ये कायर लोगों का काम है। तो आपको किसी पे संदेह? वो हम प्रशासन को बताएंगे। प्रशासन को बताएंगे? कुछ तो आप बता सकते हैं ना, किसी पे हो? राजनीतिक विरोध है हमारा, किसी से न प्रॉपर्टी का विरोध है न कुछ है जी, केवल राजनीतिक विरोध है। सर आपके ऊपर कई आरोप भी लगते आए, हाँ जी। तो सर आप इन पे क्या टिप्पणी रहेंगी? आरोप जैसे कुछ भी विवादित बयान हो गए? नहीं, जब बयान के जवाब में मैंने बयान दिया होगा तो विवादित कैसे हो गया? अगर कोई हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहा है, जैसे एक वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री ने एक बार वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा माँ का दूध पिया हो तो निपट लें, उनके गांव में आके निपट लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि हमने तो माँ का दूध पिया, हमारा भी वीडियो हमने जारी किया कि हमने तो अपनी माँ का दूध पिया है और हो सकता है कि विधायक जी ने माँ का दूध न पिया हो, जो कि 3 बीघे खेत जोतने वाले थे उनके माँ बाप, और वो बच्चों को ज़्यादातर लोग डाल देते हैं किनारे से, कुटिया उटिया का पी लिया होगा। तो जवाब दिया था हमने, संभावना व्यक्त की थी। देखा तो किसी ने नहीं है, ना हमने देखा है ना उन्होंने देखा है। सर आपके ऊपर कुछ FIRs भी हैं, 4। पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल FIR है। झूठे हैं? हाँ, सब झूठे हैं। उसमें एक बकेवर का है। एक बकेवर का चुनाव के दौरान फायदा लेने के लिए फर्जी मुकदमा कराया गया था जी, पट्टी बांध के हिसाब, हमको विधायक जी ने मारा पीटा जिससे हमको जन समर्थन मिल जाए, जी। वो भी फर्जी था। 2 मुकदमे हमारे, एक तो इलेक्शन के दौरान का था पोस्टर चिपकाने का, वो छूट गया है, फैसला आ गया। एक अमौली पुलिस चौकी हटाने के विरोध में सन 2002 में आंदोलन हुआ था, उसमें हम लोग 9 लोग फंसे थे, वो भी, उसका भी फैसला हो गया माननीय न्यायालय से, उसमें बरी कर दिए गए हैं। और ओंग वाला क्या था? ओंग वाले जो मुकदमे हमारे ऊपर हुए वो भी फर्जी हैं। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के विधायक जी ने एक चकमार के विवाद में एक 122B मुकदमा करा दिया और एक मुकदमा उसमें 3/4 करा दिया, जबकि हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि 3/4 यानी लोक संपत्ति निवारण अधिनियम चकमार्ग और तालाब में अगर कोई विवादित है उसमें नहीं हो सकता। हाई कोर्ट से स्टे है, हाई कोर्ट से स्टे है, और कोई ऐसे मुकदमा है। जी सर एक प्रश्न और है आपसे। हाँ। आप कुछ युवाओं को अपनी राय देना चाहेंगे? आज के युवा जो सोशल मीडिया हो गया, नशे की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल। उस पर कोई राय आपकी? देखिए, नशा तो आज नहीं, हमेशा से वर्जित रहा है कि किसी तरह का कोई नशा हो, वो उससे क्या युवा क्या बुजुर्ग सबको दूर रहना चाहिए। आज के राजनीतिक दौर में कुछ विपक्षी दल या कुछ ऐसे अच्छे लोग नहीं जिनको कहेंगे जनपदियों में, वो इलेक्शन नहीं 12 महीने शराब पिला के युवाओं को अपने पीछे टहलवाते हैं। आपके जनपद में भी है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन संकेत तो सबको पता है। नहीं तो पता है, आप पता करिए, और लोग पता करिए, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम शराब के चक्कर में नेताजी के पीछे घूमते हैं। तो शराब वो नहीं पी सकते, लेकिन शराब उनको पिलाई जा रही है। कल को वो गुलाम हो जाएंगे उसी शराब के, तो किसी के भी पीछे घूमेंगे। युवाओं को संदेश ये देना है कि अपने स्वाभिमान सम्मान को मजबूत रखिए। पहले आप अर्थ से मजबूत हो जाएं,
अर्थ का युग है कि आपके बाल बच्चे, होने वाली पीढ़ियां भूखों न रहें। फाइनेंशियली। और इसके बाद राजनीति समाज सेवा और स्वाभिमान और सम्मान का विषय है, ये कोई व्यापार नहीं है। तो उसके बाद जब आप अर्थ से मजबूत हो जाए, आपको लगे कि नहीं हमारे बाल बच्चे अब रोटी के लिए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान उनको मिलेगा, तो आज हाथ आजमा सकते हैं, करना चाहिए। यश मिलता है, जीवन, मानव जीवन में कोई पैदा होता है, उसको लगता है कि हमारा नाम रहे हमारे मरने के बाद भी, करना चाहिए। जैसे नेता विवादित बयान देते हैं, यही आपने जो अभी बताया, तो क्या ये नेतागिरी गंदे लेवल में नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब पहले मैं अपने बचपन में, क्योंकि मेरे पिताजी पॉलिटिकल थे, हमारा जमींदार और राजनीतिक परिवार था, तो हम देखते थे उस समय के जो विधायक हो, सांसद हुआ करते थे, वो सब कहीं मिलते थे एक साथ बैठ के खाते थे, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। अगर प्रचार के दौरान लोग मिल जाते थे तो एक दूसरे की इज्जत करते थे। लेकिन इस कंपटीशन के दौर में कोई राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र गंदा हुआ है। केवल ये व्यापार में भी गंदगी आई है, समाज सेवा में भी आदमी एक केला दिखा करके फोटो खिंचाता है, भेज देता है, ये भी गंदगी नहीं है क्या? गंदगी है, लेकिन नेता को तो आप आगे जाके विधायक बनेंगे, उससे पहले आपने गलत टिप्पणी कर दी, तो आदमी क्यों फिर वोट दे रहा है उन्हें? देखिए, ऐसा है कि पसंद न पसंद करने वाले बहुत लोग होते हैं। समाज का भी ट्रेंड बदल रहा है। समाज चाहता है हमारा नेता मजबूत हो और गलत का जवाब मजबूती से, गलत तरीके से दे। सर एक प्रश्न और है मेरा कि सर आपने शिक्षा के, जब आप कार्यकाल था आपका, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास किया? हमने बताया तो कि हमने अपने प्रयासों से लगभग 85 जूनियर हाई स्कूल और लगभग 72 के आसपास प्राइमरी विद्यालय अपने केवल जहानाबाद विधानसभा में बनवाए। और किसानों के लिए क्या काम हुआ था? और एक एक चीज पूरी हो जाए। और इसके बाद हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, अब तो काफी कॉलेज हो गए हैं, लेकिन उस समय कोई कॉलेज नहीं था। बिनकी में था और एक शाखा आदि कानपुर जनपद में था। तो हमने डिग्री कॉलेज बनवाया, फार्मेसी कॉलेज, डीएलएड कॉलेज बनवाया अपने गांव से लगी हुई जमीन में, गांव में ही है। उसमें कभी 4000 बच्चे पढ़ते थे। सर किसानों पे? किसानों के लिए क्या, अब तो जैसे अब हमें रिबोर कराना है अपने ट्यूबवेल, हमारे जिनसे हमारी खेती सिंचाई होती है, तो उसके लिए हमने डिप्टी सीएम साहब को चिट्ठी लिखी, तो बाद में उसका जवाब दे दिया गया कि साहब वो ठीक चल रहा है, हम अपना रिबोर नहीं करा पाएंगे। उस समय तो हम रिबोर किसी का भी करा देते थे। ये जो जयवीर सिंह आज पर्यटन मंत्री थे, वो पर्यटन मिनिस्टर है इस समय, वो उस समय यांत्रिक मिनिस्टर थे ट्यूबवेल के, सिंचाई यांत्रिक। तो मैं चला जाता था और इनसे जो है हंस के लड़ करके जितने भी रिबोर होते थे ले आता था, और बड़ी तादाद में रिबोर कराए हमने। आज खाद वाद की प्रॉब्लम होती है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है। और मेरे ख्याल से उस समय तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिकारी तक बात पहुंचाएगा, सरकार तक पहुंचाएगा, तभी तो उसका हल निकलेगा। आपकी बेटी सीओ है, दीदी हमारी सीओ हैं। जी हाँ। उसके बाद भी आप एमएलए रह चुके हैं, उसके बाद भी आपकी सिक्योरिटी में कैसे चूक आती है? नहीं, हमने सिक्योरिटी मांगी ही नहीं है। हमने तो सूचित किया था कानपुर में। हाँ, फतेहपुर से जरूर हमने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे पास नवंबर 2023 तक बराबर थी एज एक्स-एमएलए, और शासनादेश है कि पूर्व विधायक को 1 गणर की सुविधा मिले। लेकिन अब जिला पुलिस लाइव पुलिस का जो भी सोच हो, मुझे अभी तक नहीं मिली है। जी तो सर अब तो सरकार को देनी चाहिए ना? हमने मांगी नहीं तो आपके ऊपर एक जानलेवा हमला हो रहा है। हम 3 ठो लाइसेंस वाले गनर प्राइवेट रखे हुए हैं। ये तो सरकार का हक वो बनता है ना कि हमारा पूर्व एमएलए था, देना चाहिए। ये जिला पुलिस प्रमुख का दायित्व है कि
वो उसको संज्ञान लें और संज्ञान ले करके उसकी व्यवस्था करें। अगर नहीं करते हैं तो जिम्मेदार वो हैं। मुझे कहना था, एक बार दो बार मैं कह चुका, बता चुका। अब मैं उसके लिए व्याकुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई नया विषय नहीं है। मैं जब छात्र राजनीति में था 1992 में, तब मुझे कानपुर से सुरक्षा मिली थी। और ये 2000 सन 2000 जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने इसको बदल दिया था। उसके बाद मैं फिर 2002 में इलेक्शन लड़ा और 269 वोट से पीछे रह गया था। उसके बाद फिर मुझे सुरक्षा बराबर मिली रही, फिर विधायक हो गया तब मिली रही, और हारने के बाद एज ए पूर्व विधायक मुझे बराबर सुरक्षा नवंबर 2023 तक मिली रही। लेकिन अब लगता होगा जिले की पुलिस को कि इनको जरूरत नहीं है। तो जरूरत सर, फिर वही आप कहेंगे, दोबारा क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। रिपोर्ट तो नहीं की जाती है ना शासन में। शासन का तो आदेश है कि पूर्व विधायक को एक गनर की सुरक्षा 10% में मिलनी चाहिए। अब ये जिले की पुलिस अगर कहती नहीं चाहिए इनको, ये सुरक्षित है, तो फिर इसमें कोई शासन के क्या दोष है? सुरक्षित है तो हमला थोड़ी होता है, बताइए। हमला कानपुर में हुआ था ना। जब सर सिक्योरिटी तो आपको हमेशा रहनी चाहिए आपको। अब जैसे आपने 3 से 4 रखे हुए हैं गनर प्राइवेट, तो उस पे क्या, उस पे ये कि मतलब आप सरकार से मुंह मोड़ चुके हैं कि अब मैं प्रशासन से हमारी सरकार है, आप प्रशासन से वो कर चुके हैं कि तुम नहीं दोगे तो हम खुद रख लेंगे। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, और प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो समाज सेवी हैं, राजनीति में हैं और एक MLA है, शासनादेश है, उसकी व्यवस्था करे। और अगर रेलवे इंस्पेक्टर जाएंगे कहती कि नहीं ये तो साहब खुद आतंकवादी हैं, इनको जरूरत है ही नहीं है, तो फिर सरकार क्या करेगी? इसमें हमारी सरकार क्या करेगी? अब ये है कि जब कभी इस विषय पे जांच होगी कि हम आतंकवादी हैं, कि हम भूमाफिया हैं, कि हम नशा माफिया हैं, जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो जवाब देंगे। तो सर अब क्या 27 में मैदान में दिखेंगे या रिटायरमेंट हो चुका है? नहीं, रिटायरमेंट राजनीतिक आदमी का नहीं होता। अच्छा। समाज सेवा और राजनीति इसमें रिटायरमेंट नहीं होता। रिटायरमेंट होता है नौकरी वालों का। हम नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। अपना करोड़ों रुपया खर्च करके 24 साल की राजनीति में हमने मान सम्मान अर्जित किया है। लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं। लोग बहुत बड़ी तादाद में कहते हैं नहीं साहब लड़ना है आपको, लेकिन पार्टी लड़ाएगी, किसी जिम्मेदार दल में है, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेगी, नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ेगी। पार्टी के लड़ाने न लड़ाने से मतलब पार्टी नहीं लड़ाती तो आप तो पार्टी बदल देते हैं सीधे। नहीं, वो बदल दिया, इस वजह से नहीं बदला था, वो विषय सम्मान का था। अच्छा, वो विषय सम्मान से जुड़ा था, तो हुआ तो लोग चाहते थे, लेकिन मुझे अब पार्टी लड़ाएगी तभी लड़ूंगा, नहीं तो जिसको टिकट मिलेगा उसी को लड़ाऊंगा। सर एक प्रश्न मेरा और है कि आप आने वाले समय में पूरे जिला फतेहपुर में क्या क्या और विकास देखना चाहेंगे? देखिए, फतेहपुर जिला अब इस समय तो काफ़ी विकास पर है। फतेहपुर जिले का हमने वो भी दिन देखा है कि यहाँ ठहरने के लिए लॉज भी नहीं थी और खाने के लिए कोई ढाबा भी नहीं था। ये जब मैं यंग था, आप लोगों को मरकत तब देखा है मैंने। अब तो काफ़ी विकास हो रहा है, लेकिन अब जो जिले की तो बहुत बड़ी समस्या है, इतना बड़ा जनपद है हमारा, जहाँ गंगा और यमुना और 5 नदियाँ बीच से गुजरती हैं। बहुत सारा विकसित क्षेत्र है। कृषि के लिहाज से बहुत ज़रूरत है, और शहर के लिहाज से तो आपको खुद मालूम है, जिस शहर में सीवर लाइन ना हो, ड्रेनेज सिस्टम ना हो, तो शहर कहलाने लायक नहीं है। बाकी सड़कों का काम बहुत हुआ है, बिजली काफ़ी ठीक हुई है हमारी सरकार में, मेडिकल कॉलेज बना है, और साध्वी जी ने जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें काफ़ी काम किया है। और ज़रूरत ये थी कि अभी 1-2 बार और बन जाती लगातार वो, तो शायद सीवर लाइन हो, ये ड्रेनेज वाला सिस्टम जो है ठीक हो जाता। तो ये जो हम आपसे पहले हमारे गेस्ट थे आशीष मिश्रा जी, उनका मतलब एक उनके कटाक्ष ये थे कि पार्टी के अंदर ही अंदर मतभेद चलते हैं। ये वो ज़्यादा अच्छे जानते हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं। मुझे जानकारी इसकी नहीं है, क्योंकि मुझे तो सब अच्छे लोग दिखते हैं।
हमें किसी में कमी नजर नहीं आती। नहीं, पार्टी के अंदर आपके कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो इलेक्शन में अपने तहसील बिंदगी में ही काम करता रहा और ठीक हमारे यहाँ का रिजल्ट रहा। जिस हिसाब से दो जातियाँ बिल्कुल एकदम से डाइवर्ट हो गई सपा की तरफ, तो मेरा काम अगर मजबूत ना होता तो बहुत अंतर से पीछे रह जाती बीजेपी। लेकिन ठीक है, हमें जानकारी इसकी नहीं है कि क्या पार्टी के अंदर चल रहा है। हमको तो जो निर्देश मिलता है जिले से और क्षेत्र से और प्रदेश से, उस पर काम करते हैं। हमें तो कोई दिक्कत, हमसे जो जूनियर है वो हमारी इज्जत करते हैं, जो हमसे सीनियर है हम उनकी इज्जत करते हैं। हमें कोई बहुत इस पे हम कुछ कहने लायक नहीं है, ना हमारा कोई अनुभव है। सर मेरा एक प्रश्न क्या एक राय है हाँ जी। कि आप वरिष्ठ नेता भी रहे और वरिष्ठ आदमी भी हैं, तो सर आप क्या फतेहपुर के युवाओं को और जनमानस को संदेश देना चाहेंगे? कि नशे को छोड़ के जो ये पीछे घूमते हैं, आपने कहा नशे के दारू की वजह से पीछे आदमी जा रहा है उनके, तो कुछ अच्छी लाइन पकड़े। देखिए, सब नहीं है, खास करके युवा भटका हुआ है। युवा भटका इसलिए है कि इस दौर में पूरे देश में क्या, पूरे विश्व पटल पर ही बेरोजगारी का आलम है, मंदी का आलम है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव जो है वो सब परिलक्षित होता है व्यापार व्यवसाय में। तो लेकिन इसके लिए संघर्ष करना चाहिए सभी युवाओं को। बहुत अपने स्वाभिमान सम्मान को गिरा के बहुत थोड़े लालच में अपना वजूद नहीं गिराना चाहिए। वजूद से ही सब कुछ है। अगर आदमी में स्वाभिमान है, सम्मान है, अपने वजूद के लिए लड़ना जानता है, तो कहीं न कहीं रास्ता उसको मिल जाएगा। सर मेरा प्रश्न एक और है हाँ। कि क्राइम रेट पहले ज्यादा था आपके समय में, जब आपके कार्यकाल में, या फिर अभी ज्यादा है? नहीं, अब तो बहुत कम है क्राइम रेट। जी। क्राइम रेट उस समय बीएसपी सरकार में कम था, समाजवादी में बहुत ज्यादा हो गया था, और बीजेपी सरकार में क्राइम रेट लगभग जो है ना के बराबर है। सर अभी इससे पहले शिवाकांत तिवारी जी आए थे, हाँ। उन्होंने कहा कि अब ज्यादा क्राइम रेट है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, तो चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। तो शिवाकांत हमारे छोटे भाई हैं, उनकी टिप्पणी पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन शिवाकांत जी रिकॉर्ड देख लें, उस समय क्या होता था कि हर दिन बड़ी तादाद में हत्या, डकैती, छिनैती होती थी। अब तो देखिए, समाज में कोई विद्वेष है तो कुछ न कुछ तो दिखेगा, लेकिन वो ना के बराबर है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट में सुधार तो सर आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ। हाँ, सख्ती से था, लेकिन उस समय देखिए तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि उस समय के हिसाब से, अब ये 20 साल पुरानी बात है, लगभग 15 साल पुरानी, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अच्छा शासन था, लेकिन क्राइम रेट आज की तादाद में ज्यादा था। जी। सपा सरकार में तो क्राइम रेट बहुत ही उछाल पे था, लेकिन आज सबसे कम क्राइम रेट है, और अपराधी डर रहा है कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर आ जाएगा, इनकाउंटर करेंगे तो हमारे गोली भी लग सकती है, जान भी जा सकती है, टांग भी जा सकती है। तो अपराधियों पर दबाव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब क्या है, क्राइम इतना कम है कि अगर एक छिनैती हो गई फतेहपुर में तो सबको दिखती है। तब इतनी ज्यादा होती थी, किसी को दिखती ही नहीं थी। ये अंतर है। सर हमारे शो में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद सर, आपने समय दिया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी।